कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत बारीकी से पूछे जाते हैं। तो संज्ञा के प्रकार के भी बारे में जानेंगे, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के बाद संज्ञा से संबंधित ना तो सामान्य परीक्षा के प्रश्न छूटने चाहिए और ना ही कंपटीशन एग्जाम की परीक्षा के प्रश्न छूटने चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, आइए देखते हैं संज्ञा के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम लोग संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेंगे, क्योंकि संज्ञा से संबंधित प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो फ्रेंड्स, मैं बीच बीच में किस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो भी मैं बताते जाऊंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले संज्ञा है क्या। ठीक है, तो संज्ञा का यदि हम लोग शाब्दिक रूप देखें, संज्ञा का शाब्दिक रूप देखें तो संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और ज्ञ। सम का अर्थ होता है सम्यक या ठीक से या अच्छी तरह से, और ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञान या परिचय। तो संज्ञा का क्या अर्थ हुआ? सम्यक ज्ञान या सम्यक परिचय। इसलिए जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान व भाव का सम्यक अर्थात अच्छे से परिचय मिले उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को नाम भी कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, कार्य आदि के नाम को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो मोटे तौर पर हम लोग क्या समझ लिए कि संज्ञा का मतलब नाम हो गया। नाम जो है वो स्थान का भी हो सकता है, प्राणी का भी हो सकता है, भाव का भी हो सकता है, कार्य का भी हो सकता है, कोई भी नाम। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए राम पुस्तक पढ़ता है, गंगा हिमालय से निकलती है, भारत एक राष्ट्र है, दिल्ली एक शहर है, पंकज एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पे राम, पुस्तक, गंगा, हिमालय, भारत, राष्ट्र, दिल्ली, शहर, पंकज, ये सब क्या है? ये सब नाम है। इसीलिए ये सब जो है संज्ञा है, ये सब को हम संज्ञा कहेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं। हिंदी में संज्ञा के तीन भेद हैं, तीन प्रकार हैं। हालांकि हम लोग आजकल 5 भेद पढ़ते हैं, है ना, 5 भेद। लेकिन यदि कहीं पे प्रश्न पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं हिंदी में, तो हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बस ये 3 भेद ही हैं। साथ ही साथ आजकल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये 5 भेद माने गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से हिंदी में ये 3 भेद ही हैं। ठीक है, आइए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी एक वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, धातु, समूह विशेष के नाम से परिचय कराते हैं, पहचान कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, कालिदास, गांधी जी, भारत, नेपाल, गंगा, सिंध, हिमालय, विंध्याचल, दिल्ली, बंबई, रामायण, गीता, सोमवार, रविवार, चैत, वैशाख, बसंत, गेहूं, चावल, चना, सोना, चांदी, लोहा, कांग्रेस, जनता दल, भाजपा, थल सेना, 7वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, ये सभी शब्द जो है ना किसी व्यक्ति विशेष को बोध कराते हैं, इसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। और अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो शब्द एक पूरी जाति अर्थात एक ही प्रकार के समस्त वस्तु, प्राणियों, स्थानों का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का मतलब यहाँ पे कोई विशेष लड़के की बात नहीं हो रही है, पूरे लड़का का समूह की बात हो रही है, पूरे लड़कों की बातें हो रही है। आदमी, स्त्री, नदी, पर्वत, देश मतलब यहाँ पर एक देश की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे देश, है ना। शहर, पशु, माह, वार, धातु, अनाज, सेना, दल, पार्टी, ये सभी एक समूह विशेष का परिचय है ना। वह समूह विशेष ही जाति है। एक समूह व जाति के कई नाम हैं, वे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। लड़का एक जाति है ना, लड़का एक जाति है,
उसके कई नाम हैं। लड़कों में कई नाम हुए, जैसे राम, मोहन, दिनेश, मृदुल, विपुल, है ना। तो उसी प्रकार देश एक जाति है, लेकिन भारत, नेपाल कई नाम हैं। उसी प्रकार पर्वत एक जाति है, लेकिन पर्वत में हिमालय, विंध्य, अरावली ये सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी प्रकार शहर एक जाति है, शहर के नाम जैसे देखेंगे दिल्ली, आगरा, विशाखापट्टनम, मुंबई ये सब व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। उसी प्रकार अनाज एक जातिवाचक में है, लेकिन अनाज में गेहूं, चना, चावल ये सभी व्यक्तिवाचक में है। जैसे पार्टी एक जाति हुई ना, तो पार्टी में जैसे कांग्रेस, जनता दल, भाजपा ये सब व्यक्तिवाचक है। जैसे मान लीजिए फल जो है वो जातिवाचक है, लेकिन उसी में अनार, अंगूर, आम ये सब व्यक्तिवाचक हुए। तो यही व्यक्तिवाचक व जातिवाचक में अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला देखते हैं भाववाचक। भाववाचक किसे बोलेंगे? भाव मतलब क्या हुआ कि कोई भी संज्ञा जिसे जब हम महसूस कर सकते हैं केवल, ठीक है ना, बस उसे हम छू नहीं सकते, उसे महसूस कर सकते हैं। तो भाव का नाम, गुण, दशा का ज्ञान कराने वाले शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात भाव का नाम ही भाववाचक संज्ञा है। भाव से क्या तात्पर्य हुआ? भाव का मतलब क्या हुआ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, लज्जा, उत्साह, ग्लानि। फ्रेंड्स, तो अब हमें समझना है कि भाव से क्या तात्पर्य है ना। तो भाव से तात्पर्य है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, व्यापार में स्थित उसका धर्म जिसके रहने से उस पदार्थ की पहचान बनी रहती है। जैसे गुरु में गुरुत्व, देव में देवत्व, मनुष्य में मनुष्यता, मधुर में माधुर्य, खट्टे में खटास, बुद्धिमान में बुद्धिमत्ता, चालाक में चालाकी, भूखा में भूख, उसका धर्म है कि नहीं। उसी प्रकार से यही धर्म भाव है, जो व्याकरण की दृष्टि से भाववाचक संज्ञा है। तो फ्रेंड्स, ये मुख्य रूप से ये तीन प्रकार ही हैं संज्ञा के, जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक हैं। लेकिन हमें कहीं कहीं पे द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये दोनों भी देखने को मिलता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? द्रव्य का मतलब क्या हुआ? द्रव्य का मतलब हुआ मेटल, ठीक है ना। तो द्रव्य का मतलब हुआ मेटल, जिसमें सोना, चांदी या कोई भी द्रव्य से संबंधित सामान आ जाएंगे। तो ये सभी बातें जिसमें होंगी वो द्रव्यवाचक में आएगा। और समूहवाचक संज्ञा उसे कहेंगे जिसमें एक समूह का बोध होता हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बोलते हैं सेना, तो सेना एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरी सेना ही है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो उसे हम समूहवाचक कहेंगे। जैसे परिवार क्या है? एक समूह को बोध कराता है, तो उसे हम समूहवाचक कहेंगे। कक्षा क्या है? एक समूह है। तो जहां पे समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा के तीन प्रकार ही हैं। लेकिन कभी कभी परीक्षा में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें पहचानने के लिए भी आता है उसमें, तो हमें उसमें पहचानना पड़ेगा कि क्या है। जैसे मान लीजिए द्रव्यवाचक को पहचानने के लिए आया, तो सोना, चांदी, हीरा, मोती ये सभी द्रव्य हैं, ठीक है ना। द्रव्य का मतलब मेटल। यहाँ पे देखिए द्रव्य और द्रव, इसमें थोड़ा अंतर है, इसको आप जानिए। द्रव्य का मतलब क्या हुआ? मेटल। और द्रव का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है ना। तो द्रव्यवाचक में जितने भी मेटल आते हैं वो सब उसके अंतर्गत आ जाएंगे, द्रव्य के अंतर्गत आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 5 प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी में 3 प्रकार ही हैं। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कब किया जाता है। तो कभी कभी व्यक्ति का नाम एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त न होकर उसके गुण, दोष के आधार पर संपूर्ण जाति के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि आज के विभीषण ही देश के गद्दार हैं। तो यहाँ पर विभीषण क्या है? विभीषण तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर विभीषण का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में नहीं किया गया है, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति, जिसकी विभीषण वाली प्रवृत्ति होती है, उसके रूप में किया गया है। तो यहाँ पर जो विभीषण शब्द है वो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे आज के विभीषण ही देश के गद्दार हैं में विभीषण
कौन सा संज्ञा है, यदि ऐसा पूछा जाए तो हमें वहां पर व्यक्तिवाचक न कह के जातिवाचक कहना पड़ेगा। इसी प्रकार और अगला देखिए, जयचंद इस देश में हमेशा पैदा होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जयचंद तो एक नाम है, लेकिन यहाँ पर जयचंद एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जयचंद वाले प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे भी जो जयचंद है वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार अगला देखिए, आज भी देश में सीता सावित्री का अभाव नहीं है। तो देखिए सीता सावित्री ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे सीता और सावित्री का प्रयोग जो है ना व्यक्तिवाचक के रूप में नहीं किया गया है, सीता और सावित्री के व्यवहार वाली स्त्रियों से संबंध में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ये जातिवाचक हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे समाज में आज भी हरिश्चंद्र हैं। तो हरिश्चंद्र का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हरिश्चंद्र व्यक्ति विशेष नहीं हुआ, हरिश्चंद्र वो व्यक्ति हुआ जो सत्य के राह पे चलता है ना। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र जो है व्यक्तिवाचक नहीं होगा बल्कि जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे है, महात्मा ने सत्य और अहिंसा से देश को स्वतंत्र कराया। तो यहाँ पे महात्मा जो है वो हर व्यक्ति के लिए है जो महान है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से महात्मा गांधी के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे ये जातिवाचक होकर के भी व्यक्तिवाचक है। उसी प्रकार पंडित जी प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे तो पंडित जी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, पंडित जी, लेकिन यहाँ पर पंडित जवाहरलाल के बारे में बताया गया है, मतलब ये व्यक्ति विशेष है। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार मौलाना हमारे प्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। तो मौलाना क्या है, मौलाना जो है ये व्यक्तिवाचक तो नहीं है, पूरी जाति का बोध कराता है, लेकिन यहाँ पे मौलाना आजाद की बात कही गई है। मौलाना आजाद हमारे प्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। उसी प्रकार नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी ने कहा, तो यहाँ पे नेताजी कौन सी संज्ञा हुआ, तो नेताजी का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे नेता होते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जा रहा है नेताजी। तो यहाँ पे जातिवाचक न होकर के ये व्यक्तिवाचक होगा। तो फ्रेंड्स, जब परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको ध्यान से पढ़िए और वो देखिए कि वो जो संज्ञा शब्द है वो किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उसको व्यक्ति के रूप में प्रयोग किया जा रहा है या समूह के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जाति के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उस आधार पे आप अपना आंसर उसमें चुनिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कोई शब्द दिया है, इसका संज्ञा रूप क्या होगा, ठीक है, या भाववाचक संज्ञा क्या होगा। जैसे मान लो लड़का है, लड़का का लड़कपन, मित्र का मित्रता, भाववाचक संज्ञा बहुत अधिक पूछा जाता है, इसलिए कुछ शब्द को मैं बता दे रही हूं। निज निजत्व, माता मातृत्व, सर्व सर्वस्व, शूर शौर्य, बंधु बंधत्व, लाल लालिमा, गंदा गंदगी, विकल विकलता, काला कालिमा, खट्टा खटास, चोर चोरी, उड़ना उड़ान, गिरना गिरावट, लड़ना लड़ाई, भूलना भूल, चूकना चूक, खेलना खेल। तो ये सभी जो है ना संज्ञा शब्द के भाववाचक रूप हुए। भाववाचक संज्ञा मतलब ये शब्द जो है वो कैसे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाते हैं, कैसे भाववाचक संज्ञा हम बना सकते हैं, सामान्य शब्द से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें एक शब्द दिया रहेगा और 4 उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे और बताया रहेगा कि बताइए इसके भाववाचक संज्ञा कौन सही है। तो हमें बताना पड़ता है कि कौन सा सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। अब बिल्कुल सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं, है ना, और ये औरतें कुछ कुछ काम कर रही हैं। यहाँ जानवर भी हैं, देखिए पीछे घोड़ा है, कुत्ता है, गाय है, पक्षी भी है, चिड़िया है, मुर्गा है, बच्चे भी हैं, लड़का साइकिल चला रहा है, 2 लड़कियां इधर खड़ी हैं। अब यदि मान लीजिए इसी में हम कहें औरतें काम कर रही हैं, औरतें काम कर रही हैं, इसमें कौन सा संज्ञा है, तो निश्चित रूप से जातिवाचक संज्ञा होगा कि औरत तो है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि हम कहें कि ये देखिए राधा, राधा पानी भर रही है या राधा पानी ला रही है, यदि हम ऐसा कहें तो यहाँ पर राधा क्या है,
राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष मतलब राधा को ही बताया जा रहा है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार देखिए यदि कहें कि लड़कियां खेल रही हैं तो ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। लेकिन यदि हम कहें कि मुन्नी खेल रही है, देखिए यहाँ पर मुन्नी है ना, मुन्नी खेल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से यदि हम कहें कि पक्षी दाना चुग रहे हैं, यदि हम पक्षी दाना चुग रहे हैं बोलेंगे तो यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन पक्षियों में ही एक मुर्गा है ना, यदि हम कहें कि मुर्गा दाना चुग रहा है, हालांकि मुर्गा भी पक्षी ही है, लेकिन जब हम मुर्गा बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार से गाय बंधा है, यदि हम बोलेंगे जानवर बंधे हैं तो वहां पे फिर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे गाय बंधा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे घर के पीछे पेड़ है, यदि सेंटेंस है घर के पीछे पेड़ है, तो ये कौन सा संज्ञा हुआ इसमें निश्चित रूप से जातिवाचक हुआ, क्योंकि पेड़ के कितने प्रकार होते हैं। लेकिन यदि हम कहें कि घर के पीछे नारियल का पेड़ है, यदि हम ऐसा कहें कि घर के पीछे नारियल का पेड़ है, तो फिर कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो फिर उसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार अब इस पिक्चर में देखिए, जैसे ये लड़का राम है, ठीक है ना, राम जो है फल लेने गया, तो यदि हम बोलेंगे लड़का फल लेने गया, तो यहाँ पर लड़का और फल दोनों क्या हो जाएगा, दोनों जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन यदि हम कहें कि राम केला लेने गया है, तो राम जो है यहाँ व्यक्ति विशेष को बताया जा रहा है, तो राम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और केला बोले मतलब फल में तो बहुत सारे फल आ जाते हैं, लेकिन यदि हम फल में विशेष करके केला के बारे में कहें तो फिर हो जाएगा वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पूरा फल जातिवाचक में आ गया, और यदि सिर्फ एक केला को ले या सिर्फ एक सेब को लो या फिर एक केवल अमरूद को ले तो फिर वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम कहें कि खेत के पीछे पहाड़ है, खेत के पीछे पहाड़ है, तो पहाड़ के तो नाम कई हो सकते हैं, पहाड़ कितने हो सकते हैं, तो पहाड़ का मतलब यहाँ क्या हो गया, पहाड़ का मतलब हो गया जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार यदि बोले कि पेड़ के पीछे खेत है, पेड़ के पीछे खेत है, यदि खेत बोले तो ये जातिवाचक हो गया, क्योंकि खेत तो किसी भी चीज का खेत हो सकता है ना, धान का खेत हो सकता है, गेहूं का खेत हो सकता है, केले का खेत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे है कि पेड़ के पीछे धान का खेत है, यदि कोई ऐसा कहे कि पेड़ के पीछे धान का खेत है, तो इसका मतलब हो गया धान का खेत मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद संज्ञा से संबंधित कहीं भी कोई प्रश्न आपसे छूट नहीं पाएगा। बस याद रखिए, जो चीजें हम महसूस करते हैं वो भाववाचक में आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी चीजें हम महसूस करते हैं, छू नहीं सकते, चमकीला, लालिमा, हरियाली, धैर्य, सुंदरता, मित्रता, दौड़, द्रव्यवाचक में सोना, चांदी, हीरा, मोती, इस तरह से द्रव्य में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, परीक्षा में आने पे आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर वहां पे कौन से शब्द जो है किस संज्ञा में सटीक बैठते हैं उसके आधार पर उसका निर्धारण करिए, ठीक है फ्रेंड्स।